कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस में जो हम देख रहे हैं प्रेशर रिस्पांस में ये है कि बेसिकली जो सारे फंक्शंस कह लो बॉडी में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है। अब ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं होगा ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा और वो क्या करवाएंगे जी, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाएंगे, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सारा क्या इफेक्ट आता है, तो दैट इज़ प्रेशर रिस्पॉन्स के हर एक चीज़ जो है हार्ट पे भी क्या हो रहा है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कार्डियक इफेक्ट्स, जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, यहाँ पे पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसे नोड डीपोलराइजेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, वेगल स्टिमुलस डिक्रीज़ हो जाएगी। वेगल स्टिमुलस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है ना, तो फिर क्या होगा कि वेगल स्टिमुलस जो है डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेटेड है। इसके अलावा फोर्स ऑफ कंडक्शन बढ़ जाएगा और हार्ट के जो भी रिस्पांस होते हैं आइनोट्रोमिक, ड्रोमोट्रोमिक, क्रोमोट्रोमिक, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे कार्डियक इफेक्ट्स में। और पेरिफेरल इफेक्ट्स में बात देखनी है कि देखो पेरिफ्रीज में हमारे क्या होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स होते हैं ना, तो अपर लिम्स लोअर लिम्स में और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेन हमारे वर्किंग मसल्स भी क्या हैं, वही हैं। वो कहते हैं कि नेट रिडक्शन इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। अब ऑल्दो जनरलाइज वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, लेकिन जो पेरिफ्रीज में है ना रेजिस्टेंस कम हो रही है, वो इसमें यह है कि देखो जब वर्किंग मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, एडीपी, ये सारे इन सब्सटेंसेस की वजह से होती है वेजो डायलेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है और ब्लड फ्लो वर्किंग मसल्स की तरफ ज़्यादा होता है, इसी वजह से ज़्यादा होता है। चाहे आप देखो सिंपैथेटिक, और अगर आप देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए, मसल्स में भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड नहीं जाएगा वर्किंग मसल्स में, ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूट्रिशन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो हमें पता है कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस तो होती ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं हो रही है, एटीपी नहीं बन रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आप क्या कोई एक्सरसाइज कर पाओगे, कोई एनर्जी जब है ही नहीं, ठीक है, तो वर्क भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक फिनोमिना जो है नेचुरल प्रोसेस है, ये एक्टिवेट इस तरह से होता है कि चाहे आपकी जनरलाइज वेजो कंस्ट्रिक्शन ही हो रही है, लेकिन फिर भी पेरिफ्रीज में जो है वो रेजिस्टेंस कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से। ठीक है, उसके बाद है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात है ही नहीं, जो समझना है कि कार्डियक आउटपुट हम सबको पता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो हार्ट रेट बढ़ेगा ना, वर्किंग मसल्स हार्ट के भी तो काम करेंगे, तो उनकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स। रिस्पायरेटरी जो चेंजेस हैं ना, वो कहते हैं कि वो स्टार्ट हो जाती हैं इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। लाइक अगर वो कहते हैं कि अगर हमने अभी क्या है कि एक्सरसाइज हमने स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी रिस्पायरेटरी चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, गैसेस एक्सचेंज शुरू हो जाता है, मसल का मेटाबॉलिज्म बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द वीनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये जो है ना रिस्पायरेटरी सेंटर जो ब्रेन में होते हैं, हाइड्रोजन है उसका स्टिमुलेंट होता है, तो वो रिस्पायरेटरी सेंटर जो ब्रेन में होते हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो ब्रेन में सारे के सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, और रिस्पायरेटरी रेट इस तरह से हमारा बढ़ता है। अब एक्सरसाइज करते वक्त रिस्पायरेटरी रिस्पॉन्स में उन्होंने कुछ चंद बातें ये की हैं कि एडिशनल रिस्पॉन्सेज चलते हैं टू प्रोवाइड द मसल टू ऑक्सीजन टू द मसल। अब मसल को तो ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो क्या एडिशनल ऐसे प्रोसेस हैं जो चलते हैं। एक तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जनरलाइज वेजो कंस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी मसल्स में जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पे तो रिडक्शन होती है, रेजिस्टेंस वहाँ कम होती है, ब्लड फ्लो वहाँ पे होता है वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन बढ़ती है। ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि देखो ना, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड करना होता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इस तरह से बाइंड होते हैं, लेकिन मसल्स में आने से उनकी जो ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, ये बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन जो है वो मसल्स में आके बढ़ती है। इसमें ना काफ़ी सारी वजूहात हैं कि किस किस वजह से बढ़ती है, जिनमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि पार्शल, चूँकि क्या हो रहा होता है कि जब मसल्स हमारे वर्क कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, तो ऑक्सीजन के पार्शल प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि यूज़ होती जा रही है ना, तो पार्शल प्रेशर कम हो रहा है। और हमने ये पढ़ा था हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जब हमने फिजियोलॉजी में पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक फैक्टर ये भी होता है कि जब पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो क्या होते हैं कि ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड टूटना शुरू होते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो मिलती है, इसीलिए टूटते हैं ना कि वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इस बॉन्ड का टूटना ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में जाके मिले। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग मसल में जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, ये इसमें था पहला पॉइंट। दूसरे में था
कि देखो मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, मसल्स जो है वो ज़्यादा एसिडोटिक होते जा रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एसिडोसिस हो रही होती है, एसिडोटिक हो रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा स्टिमुलस है जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो तोड़ने में मदद देता है। तो दूसरा पॉइंट है जो वो ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन करवा देता है। ठीक हो गया। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स में 2,3 DPG की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो और हम ये जानते हैं कि 2,3 DPG जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में प्रोड्यूस होता है। और ग्लाइकोलाइसिस तो हो रही है ना क्योंकि मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। जब मसल्स वर्क कर रहे हैं उनको ATP चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। और हम जानते हैं कि जब इंटेंस एक्सरसाइज हो रही है तो ATP जो है वो प्रोवाइड होती है। और हम जानते हैं कि फॉस्फोजन क्रिएटिन सिस्टम है, एनारोबिक सिस्टम है, और इसके अलावा एरोबिक सिस्टम है। एरोबिक में ऑक्सीजन भी तो यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस चल रही है। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में एक प्रोडक्ट बनता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, अगर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल याद हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में बनता है। और इस प्रोडक्ट का मसला ये है कि इसकी एफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा होती है। ठीक है, अब चूंकि मसल्स में जिस तरह से ब्लड आ रहा है हीमोग्लोबिन, अब हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स में होती है हीमोग्लोबिन 80-90% जो है वो हीमोग्लोबिन ही होती है। ठीक है, अब जब ब्लड में आ रहा है, उसमें मसल्स में आ रहा है, मसल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वैसे ही कम है, ऑक्सीजन उसने देनी है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो टूटता है और हीमोग्लोबिन जाके बाइंड करता है 2,3 DPG के साथ। ये सारे हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के ही पॉइंट्स हैं फिजियोलॉजी अगर रिवाइज कर लें अगर आप, तो ये पॉइंट जो है वो इजीली समझ में आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कंजम्पशन के कौन कौन से फैक्टर हैं? जितने ज़्यादा वॉस्कुलैरिटी होगी मसल्स की ऑक्सीजन और फाइबर जितने ज़्यादा होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जितने ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन कंजम्पशन के ये चंद एक फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। ठीक है।